नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर आलोक और आप देख रहे हैं लीगल एक्सप्रेस। दोस्तों, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें हम लोग निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के क्लासिफिकेशन के बारे में, उसके कैटेगराइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को कितनी तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है, किस किस बेसिस पे क्लासिफाई किया जा सकता है। तो इसी को समझने के लिए आइए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, यहाँ आपको आपकी स्क्रीन पर क्लासिफिकेशन दिख रहा होगा और क्लासिफिकेशन को किस किस बेसिस पे रखा गया है उसको हम बात करेंगे। जैसे अगर हम निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करें तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को हम सबसे पहले लोकेशन के बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं, पेई के बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं, पेमेंट के बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं और वैलिडिटी के बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर हम लोकेशन के बेसिस पे देखें तो लोकेशन के बेसिस पे हमारा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दो तरह का होता है, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट और फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। इसी तरह से अगर हम पेई के बेसिस पे देखेंगे तो पेई के बेसिस पे हमारा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दो तरह का है, बियरर इंस्ट्रूमेंट या ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। अगर हम पेमेंट के बेसिस पे देखें तो पेमेंट के बेसिस पे भी हमारा जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होगा वो दो तरह का होगा, डिमांड इंस्ट्रूमेंट और टाइम इंस्ट्रूमेंट। और लास्ट है हमारा वैलिडिटी के बेसिस पे। तो वैलिडिटी के बेसिस पे अगर हम देखें तो वैलिडिटी के बेसिस पे हमारे जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो दो तरह के होते हैं, इनकोट और एम्बिगुअस। तो इनकोट इंस्ट्रूमेंट या एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट, ये पूरे क्लासिफिकेशन को डिटेल में समझने के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे और एक एक करके लोकेशन, पेई, पेमेंट और वैलिडिटी के बेसिस पे एक एक करके इस पूरे क्लासिफिकेशन को समझेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अंत तक वीडियो को देखते रहिए, तभी आपको एक साथ ये सारे क्लासिफिकेशन समझ में आएंगे। तो आइए देखते हैं लोकेशन के बेसिस पे क्या होता है। दोस्तों, अगर हम लोग लोकेशन के बेसिस पे इसको देखेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे, तो मैंने पहले भी बताया कि लोकेशन के बेसिस पे ये इनलैंड इंस्ट्रूमेंट और फॉरेन इंस्ट्रूमेंट होता है। अगर हम लोग इनलैंड के बारे में बात करें तो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट सेक्शन 11 में डील होता है और इसमें दूसरा पॉइंट ये लिखा हुआ है कि इंस्ट्रूमेंट विच इज मेड आर ड्रॉन इन इंडिया। तो ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसा कोई भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो भारत के अंदर बना हो और भारत के अंदर ही उसको ड्रॉ किया जा रहा हो, तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को इनलैंड इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। अब इसमें भी दो तरह की चीजें हैं, ड्रॉन ड्रॉन ऑन अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, ऐसा पर्सन उसको ड्रॉ कर रहा है या ऐसे पर्सन के लिए बना हुआ है जो भारत का रेजिडेंट है, वो किस भारत का नागरिक है। और दूसरा पेएबल इन इंडिया, या वो पेएबल इन इंडिया है, पेएबल इन इंडिया। तो अगर ड्रॉन में ये दो कैटेगरी बनती हैं, दो बेसिक कैटेगरी बनती हैं। अब जैसे एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि मान लीजिए कि कोई कोई भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भारत के किसी शहर दिल्ली से बनता है और वो किसके लिए बनता है, वो चेन्नई में रह रहा है या मुंबई में रहने वाले किसी नागरिक के लिए बन रहा है, तो ये इनलैंड इंस्ट्रूमेंट हुआ। ठीक है। हाँ, अगर ऐसा भी है कि अगर सिडनी में कोई नागरिक रह रहा है, सिडनी का कोई नागरिक है, लेकिन वो जो इंस्ट्रूमेंट बना वो दिल्ली में बना और सिडनी के उस नागरिक का वो इंस्ट्रूमेंट चेन्नई में या कोलकाता में पेएबल है, तो वो अगर भारत के किसी शहर में पेएबल है तो वो भी इनलैंड इंस्ट्रूमेंट होगा, भले ही वो नागरिक सिडनी का है। तो दोनों में से कोई भी एक कैटेगरी अगर फुलफिल हो रही है तो वो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट होगा। तो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट अगर हम ओवरऑल देखें तो ये होगा कि वो भारत में बना हो और भारत के अंदर ही जो है उसको ड्रॉ किया जा रहा हो, तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम लोग इनलैंड इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। दूसरी तरफ हमारा फॉरेन इंस्ट्रूमेंट है और फॉरेन इंस्ट्रूमेंट में जो बातें लिखी गई हैं सेक्शन 12 के अंतर्गत। तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का सेक्शन नंबर 12 जो है फॉरेन इंस्ट्रूमेंट के बारे में, फॉरेन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में डिस्कस करता है। और इसमें सीधी बात यह है कि वो कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट नहीं है वो फॉरेन इंस्ट्रूमेंट है। मतलब इनलैंड इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी को अगर फुलफिल नहीं कर रहा है तो वो फॉरेन इंस्ट्रूमेंट हो गया। तो आप समझ गए कि मतलब भारत से बाहर बना हुआ, भारत से बाहर ड्रॉ किया हुआ अब कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो है वो फॉरेन इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा। देखिए दोस्तों, ऑन द बेसिस ऑफ पेई अगर हम बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ पेई दो पार्ट में डिवाइड है, बियरर इंस्ट्रूमेंट और ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। बियरर इंस्ट्रूमेंट इन प्लेस ऑफ नेम आइदर रिटन सेल्फ और ब्लैंक। अब मान लीजिए कि कोई भी चेक आपको मिलता है और उस चेक पर सील लगी हुई है
उस चेक पर बैंक का नाम लिखा हुआ है, उस चेक पर साइन है, जो भी होल्डर था उसने साइन कर रखा है, और उस पे जो है पेई का नाम नहीं लिखा। अब ऐसे इंस्ट्रूमेंट के लिए क्या होगा कि जब पेई का नाम नहीं लिखा है, वहां या तो सेल्फ लिखा है या पेई का स्थान छूटा हुआ है, तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम लोग बियरर इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। और बियरर इंस्ट्रूमेंट पे उसको कौन ड्रॉ कर सकता है? जिसके पास भी उस बियरर इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन है, जिसके पास भी उसका कब्जा है, वो जाकर बैंक से निकाल सकता है। तो बियरर चेक, जैसे कि चेक के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो चेक हमारा अगर ब्लैंक है, ब्लैंक का मतलब है कि पेई पे कोई नाम नहीं लिखा या सेल्फ लिखा हुआ है, तो जिसके पास भी वो चेक है, वो चेक का पोजीशन रखता है, वो उस अमाउंट को जाकर बैंक से ड्रॉ कर सकता है। दूसरी बात ये कह रही है कि प्रॉमिसरी नोट एंड बिल ऑफ एक्सचेंज शुड नेवर बी अ बियरर एज पर द आरबीआई रूल। बियरर के लिए केवल चेक ही क्वालिफाई होता है। आपको पता है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में हम लोग तीन चीजों के बारे में बात करते हैं। पहला हम लोग बात करते हैं प्रॉमिसरी नोट की, बिल ऑफ एक्सचेंज की। तो प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज कभी बियरर नहीं हो सकता। आरबीआई की गाइडलाइन के हिसाब से किसी भी प्रॉमिसरी नोट को या बिल ऑफ एक्सचेंज को बियरर की तरह ट्रीट नहीं किया जा सकता, बियरर इंस्ट्रूमेंट की तरह ट्रीट नहीं किया जा सकता। उस पर स्पेसिफिकली नाम लिखा होना चाहिए जिसको भी पेमेंट होना है। दूसरा है ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। तो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट बियरर इंस्ट्रूमेंट के ठीक उल्टा है। इसमें क्या होता है, एक पर्सन का स्पेसिफिक नाम पेई के स्थान पर लिखा होता है और वही स्पेसिफाइड पर्सन उस पर्टिकुलर अमाउंट को क्लेम कर सकता है, उस पर्टिकुलर अमाउंट को ले सकता है। दोस्तों, ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट अगर हम बात करें, तो ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट जो हमारा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है वो दो तरह का होता है, डिमांड इंस्ट्रूमेंट और टाइम इंस्ट्रूमेंट। डिमांड इंस्ट्रूमेंट क्या है? पेएबल एट साइट और पेएबल ऑन प्रेजेंटेशन। मतलब आपने अगर अपने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को दिखा दिया या उसको प्रेजेंट कर दिया, तो प्रेजेंट करने के बाद जो आपका बैंक होगा, वो बैंक आपको वो पैसे दे देगा, या जो भी पर्सन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, वो बैंक भी हो सकता है, कोई दूसरी डिपॉजिटरी अथॉरिटी हो सकती है, जिसको आपने दिखाया कि ये पर्टिकुलर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मेरे पास है और इस पे ऑन ऑन डिमांड या ऑन प्रेजेंटमेंट मुझे अमाउंट मिलना चाहिए, तो वो आपको मिल जाएगी। तो इसको कहते हैं डिमांड इंस्ट्रूमेंट। और दूसरी तरफ है टाइम इंस्ट्रूमेंट, जहां पे कोई इंस्ट्रूमेंट में एक टाइम स्पेसिफाइड हो या सर्टेन इवेंट स्पेसिफाइड हो, तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम लोग टाइम इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। मतलब अगर आपके पास जो भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है और उस पर एक टाइम लिखा हुआ है कि इस टाइम पीरियड के बाद ही आप जो है इस निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में लिखे हुए अमाउंट को ड्रॉ कर सकते हैं, तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम लोग टाइम इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। दोस्तों, ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी अगर हम लोग बात करें, तो ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी इंस्ट्रूमेंट को दो प्रकार से बांटा गया है, इन कोट इंस्ट्रूमेंट एंड एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट। जरा इन कोट इंस्ट्रूमेंट में हम देखते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट। इन कोट इंस्ट्रूमेंट को इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, और इसका एग्जाम्पल दिया गया है, ऑन इंस्ट्रूमेंट एवरीथिंग इज फिल्ड बट अमाउंट इज नॉट फिल्ड। अब देखिए, कोई आपको चेक मिल जाता है या बिल ऑफ एक्सचेंज मिल जाता है और उस पर सारी चीज़ें फील्ड हैं। जैसे मान लीजिए अगर चेक है तो उस पर स्टाम्प ड्यूटी भी लगी हुई है, बैंक का नाम भी लिखा हुआ है, पर्सन का नाम भी लिखा हुआ है, सिग्नेचर भी हो रखे हैं, लेकिन उस पर्टिकुलर चेक पर अमाउंट नहीं लिखा हुआ है। तो अमाउंट नहीं लिखा हुआ है तो ये एक इनकम्प्लीट हो गया। अब उस पर जो भी आपका पेई होगा, जिसके पास वो चेक है, वो उस पर कुछ भी अमाउंट क्या भर सकता है? क्या कुछ भी अमाउंट भर सकता है? तो ऐसा नहीं हो सकता। इस तरह के इंस्ट्रूमेंट को इनकोट इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, लेकिन हर एक इंस्ट्रूमेंट पर, हर एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पर एक पर्टिकुलर स्टाम्प ड्यूटी लगती है, और वो स्टाम्प ड्यूटी लिमिट भी करती है कि आप इस पर्टिकुलर अमाउंट के स्टाम्प ड्यूटी पर कितने अमाउंट के लिए क्लेम कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कि अगर आपके चेक पर 2 रुपए का स्टाम्प ड्यूटी लगा हुआ है, तो 2 रुपए की स्टाम्प ड्यूटी अगर आपको कहती है कि नहीं, आप इस 2 रुपए के स्टाम्प ड्यूटी पे 20,000 रुपए तक का अमाउंट क्लेम कर सकते हो या 20,000 तक का अमाउंट मिल सकता है, तो उस पर अब पेई 22,000 24,000 लिखकर उसको नहीं कर पाएगा। ठीक है, 20,000 के नीचे का कोई भी अमाउंट या 20,000 तक का अमाउंट कर सकता है, क्योंकि उस पर जो स्टाम्प ड्यूटी है वो 2 रुपए की लगी है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि 2 रुपये 20,000 के लिए रिस्पॉन्सिबल है,
हर एक स्टाम्प ड्यूटी की एक पर्टिकुलर लिमिट होती है कि इतने अमाउंट के लिए इतना स्टाम्प ड्यूटी लगना चाहिए। ठीक है? तो वो बैंक का अपना एक रूलिंग होता है। तो अब उस पर उस पर्टिकुलर जो इस तरह के इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उस पे आप कितना अमाउंट भर सकते हो, क्योंकि अब जो पा जाएगा, ब्लैंक चेक पा गया, अब ब्लैंक चेक पा गया तो उस पे वो 1 करोड़ रुपए नहीं भर सकता कि इस ब्लैंक चेक पा गए हैं तो हम इस पर 1 करोड़ रुपया भर दे, 2 करोड़ भर दे, 10 करोड़ भर दे, जितनी मर्जी उतनी भर दे। ऐसा नहीं होगा। स्टाम्प ड्यूटी लिमिट करती है कि इस पर मैक्सिमम अमाउंट कितना भरा जा सकता है। दूसरी तरफ हम लोग बात करें अगर, तो एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट है। और एम्बिगुअस का मतलब क्या होता है कि द इंस्ट्रूमेंट दैट आइदर ट्रीटेड एज बिल्स ऑफ एक्सचेंज आर प्रॉमिसरी नोट। अब यहां पर देखिए एम्बिग्यूटी क्या है कि आप किसी भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को बिल ऑफ एक्सचेंज कहेंगे कि प्रॉमिसरी नोट कहेंगे, इस पे एम्बिग्यूटी है, या दोनों कह सकते हैं या किसी को एक को चुन सकते हैं। वो स्पेसिफिकली ये नहीं बता रहा है कि ये बिल ऑफ एक्सचेंज ही है या ये पर्टिकुलरली प्रॉमिसरी नोट है। तो जब इस पे कंफ्यूजन हो, एम्बिग्यूटी हो, कंफर्म ना हो, तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम लोग जो है एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं डिमांड ड्राफ्ट। ठीक है? अब इसको समझिए डिमांड ड्राफ्ट को कि मान लीजिए एक इंस्ट्रूमेंट, एक बच्चा है जिसको दिल्ली में या मुंबई में, हम मान के चलते हैं मुंबई में उसको किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है। वो बच्चा है दिल्ली का, दिल्ली के वो किसी बैंक से, एसबीआई बैंक से उसने एक डिमांड ड्राफ्ट बनाया कि मुझे अपने कॉलेज में एडमिशन के लिए 30,000 रुपए या 50,000 रुपए, 50,000 मान के चलिए, 50,000 रुपए फीस के रूप में डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जमा करना है। तो उसने क्या किया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गया दिल्ली के और उसने 50,000 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट बनवा दिया, दैट इज पेएबल इन दिल्ली फॉर दैट स्कूल। ठीक है? तो ये डीडी बन गई। अब वो डीडी लेके जाता है मुंबई के अपने कॉलेज में, उस डीडी को दे देता है। अब कॉलेज क्या करता है, उस डीडी से उसको पैसे लेने हैं, तो वो मुंबई के उस एसबीआई के बैंक में जाता है और पैसे ड्रॉ कर लेता है। अब यहाँ पे 3 पार्टीज हो गई। एक पार्टी तो हो गई कौन, स्टेट बैंक ऑफ दिल्ली, जिसने कि वो डीडी बनाया। दूसरी पार्टी हो गई जो है स्कूल, जिसको डीडी प्राप्त हुआ। और तीसरी पार्टी हो गई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मुंबई, जो कि उस पैसे को ड्रॉ करता है। तो अब उस डिमांड ड्राफ्ट में क्या लिखा हुआ है कि आप पेई को ये जो है 50,000 रुपए दे दीजिए। तो ये क्या हो गया, एक ऑर्डर हो गया। ऑर्डर हो गया। स्कूल जब भी उसको लेकर जाता है तो उसके उसके पास ये उसको ऑर्डर होता है उस बैंक को कि आप ये 50,000 रुपए दे दीजिए। तो अब जब ऑर्डर है, साइन है, तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज को फुलफिल करता है, बिल ऑफ एक्सचेंज को फुलफिल करता है। तो अब क्या हम इसको बिल ऑफ एक्सचेंज कहें। दूसरी तरफ हम जरा तर्क को समझते हैं कि अगर हम प्रॉमिसरी नोट की, क्योंकि उस डिमांड ड्राफ्ट पे ये प्रॉमिस किया गया है कि ये जब पेश किया जाएगा, ये जब प्रस्तुत किया जाएगा, इसका जब प्रेजेंटमेंट होगा इस डिमांड ड्राफ्ट का, तो मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं जो है 50,000 रुपए अदा करूंगा। तो अब वहां पे उस इंस्ट्रूमेंट पे लिखा हुआ है, प्रॉमिस की गई है, तो ये प्रॉमिसरी नोट के जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको भी फुलफिल कर रहा है। तो अब कोई पूछे कि डिमांड ड्राफ्ट को हम बिल ऑफ एक्सचेंज कहें या प्रॉमिसरी नोट कहें, ठीक है, दोनों कह सकते हैं या किसी एक को भी कह सकते हैं। तो हमारा डिमांड ड्राफ्ट या तो बिल ऑफ एक्सचेंज हो सकता है या डिमांड ड्राफ्ट या वो जो है प्रॉमिसरी नोट हो सकता है, तो दोनों हो सकते हैं। तो यहाँ पे एम्बिग्विटी आ गई। आप डिमांड ड्राफ्ट को बिल ऑफ एक्सचेंज भी कह लीजिए या आप उसको प्रॉमिसरी नोट कहिए। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट जहां पे एम्बिग्विटी होती है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट को, डिमांड ड्राफ्ट को हम लोग एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और इंस्ट्रूमेंट, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के क्लासिफिकेशन अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो धन्यवाद आपका। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने कमेंट्स जरूर करिए। धन्यवाद।